Assalamualaikum students. Today I have planned to perform an experiment of physics which is 31 May June 2007. 31 May June 2007. Okay, this is question number 1 based on electricity. What we are supposed to do in it, basically, in this experiment you will measure the potential difference across a resistor R2 of resistance R2 as the resistance of the circuit is varied. A part 1, connect the circuit shown in figure 1.1 using one of the resistors in the chain. अच्छा, सर्किट को बहुत आराम से देख लीजिए बच्चों. 4.5 वोल्ट का सप्लाई है, उसके साथ R2 में एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, R2 के साथ एक सीरीज एक पूरा चेन गिवन है हमें. दिस इज दैट वन चेन, ये वो चेन है रेजिस्टर्स का जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. इसके साथ हमें R2 एक रेजिस्टर प्रोवाइडेड है, दिस वन इज R2 और ये चेन. अच्छा, इस चेन का ये पार्ट बनाया हुआ है, इट्स अ कंटिन्यू चेन मेड अप ऑफ 11 डिफरेंट रेजिस्टर्स. तो हम इसमें इस डायग्राम के अंदर 4 रेजिस्टर्स दिखाए हुए हैं, जबकि ये पूरा कंटिन्यूड 11 रेजिस्टर्स का चेन है. अच्छा, सर्किट को कंस्ट्रक्ट करना है. सबसे पहले सर्किट को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. कोई भी सीरीज सर्किट पहले बना लेते हैं और V को उसके बाद R2 के पैरेलल लगाएंगे. तो लेट अस लीव वोल्टमीटर फर्स्ट. What I'm going to do with the power supply of 4.5 volts, I'll connect R2 first and then one resistor of the chain to be taken in the circuit and then back to the battery. V voltmeter is to be connected later. अच्छा जनाब, इस सर्किट को कंस्ट्रक्ट करते हैं. जरा देखिए, आसान सा सर्किट है. This is the power supply. इस पावर सप्लाई one is positive, one is negative. Crocodile clip, as we all know, कि मैंने crocodile इसके साथ clip connect कर दिया like this. It's connected. अब हमने इसको वायर लिया R2, इसके साथ R2 कनेक्ट करना है. मैं इन वायर्स को थोड़ा सा इनकी लेंथ को डिक्रीज कर देता हूँ ताकि इजीली चीजें नजर आ जाए, समझ में आ जाए. इस तरीके से मैंने इसकी लेंथ को शॉर्ट कर दिया, अब आराम से समझ में आ जाएगा. हियर इज R2 का ये एक मेटल का वायर का ये एंड है. इस R2 के एंड को मैंने कनेक्ट कर दिया क्रोकोडाइल क्लिप से. हल्का सा इसको बाइंड कर देते हैं. R2 कनेक्ट हो गया है बच्चों. अच्छा जी, R2 कनेक्शन के बाद हमें डायरेक्ट इस चेन के साथ जाना है. एक और रेजिस्टर का चेन, एक वायर लेते हैं. इस वायर की लेंथ को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं ताकि एटलीस्ट स्क्रीन के अंदर पूरा इमेज आ जाए. ये मैंने इसकी लेंथ को रिड्यूस किया. R2 का दूसरा जो वायर का एंड है, इस एंड पे ये हमने क्रोकोडाइल क्लिप लगाया, इसको वाइंड कर दिया. अब देखिए, बैटरी से R2 और R2 के दूसरे एंड से मैंने सर्किट कंटिन्यू किया. मैं यहाँ तक आ चुका हूँ. अब मुझे इसके साथ ये चेन कनेक्ट करनी है. ये चेन इस तरीके से रखा हुआ है और इस चेन का एक रेजिस्टर सर्किट में इंक्लूड होना है. एक रेजिस्टर सर्किट में इंक्लूड होना है, तो मैं इसके एक रेजिस्टर के साथ इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ. इस चेन का जो एंड है, ये एक रेजिस्टर इसके साथ इस वक्त कनेक्ट हो चुका है लाइक दिस. अच्छा जनाब, इस वाले पॉइंट को, इस वाले वायर को इन्होंने वाई बोला. अब मैंने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी एक टैग बनाया हुआ है वाई का, और इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ या इसे लगा देता हूँ इस वायर के साथ, क्रोकोडाइल क्लिप के साथ. दिस इज एन वाई, आसानी के लिए. अच्छा जी, ये वाई एंड हो गया. अब मुझे क्या करना है, मुझे एक रेजिस्टर को लेके और कंटिन्यू कर देना है पावर सप्लाई के अंदर. तो मैंने ये एक वायर और लिया और इसे एक रेजिस्टर के बाद कनेक्ट किया लाइक दिस. बहुत आसान सा सर्किट है, चीजें क्लियरली समझ में आ रही होंगी. इस तरीके से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया. अब जब ये एक और रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, इसको वापस से लेके पावर सप्लाई में चले जाते हैं और ये मैं पावर सप्लाई में चला गया. तो उम्मीद है चीजें बहुत आराम से समझ में आ रही होंगी. बहुत ही सिंपल सा सर्किट है. अब क्या करना है, मैंने इस वाले वायर को X का टैग दे दिया. दिस इज X लाइक दिस, इट्स X. तो देखिए जनाब, Y और X पोजीशन डायग्राम में, और ये Y और ये X आ गया हमारे पास. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब द लास्ट पार्ट इज टू कनेक्ट वोल्टमीटर विथ R2.
पैरेलल टू R2 लगाना है, तो हमने 2 वायर्स लिए, एक वायर ये R2 है, इसके पैरेलल लगाना है बच्चों, एक वायर इसी क्रोकोडाइल क्लिप पे लगा दीजिए जो आपने पहले लिया, और दूसरा वायर उसके दूसरे एंड पे लगा देते हैं। ये दूसरा वायर मैंने दूसरे एंड पे लगा दिया। ये देखिए बिल्कुल आसान सा सर्किट। R2 से जो 2 मैंने ऑलरेडी क्रोकोडाइल क्लिप्स लगाए हुए थे उन्हीं के ऊपर से 2 मजीद वायर दे लिए, और अब इन वायर्स के साथ यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूंगा। दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर है, हम जानते हैं कि हम वोल्ट मीटर को आमतौर पे 20 वोल्ट पे सेट करते हैं लाइक दिस। 200 मिली पे नहीं कर सकते क्योंकि हम जिस सर्किट पे काम कर रहे हैं इट इज 4.5 वोल्ट्स। 4.5 वोल्ट्स का मतलब हुआ 4500 मिली वोल्ट्स। तो दिस इज 200 मिली आउट ऑफ रेंज, 2000 मिली द मीटर विल शो यू आउट ऑफ रेंज, लिहाजा हम 20 वोल्ट के ऊपर काम करेंगे। तो मैंने 20 वोल्ट के ऊपर इसे सेट कर दिया है। इसको वायर्स की लेंथ को कम कर देते हैं, एक को एक के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरे को दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। आई होप द थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। बैटरी से आए, बैटरी से R2 कनेक्ट किया, R2 का दूसरा वायर लिया, R2 के बाद Y कॉम्बिनेशन बनाया, Y सेट किया, X हमने एक रजिस्टर के बाद लिया और इससे हम वापस बैटरी में चले गए। 2 वायर्स लिए, R2 के पैरेलल लगाए, उन दोनों पैरेलल वायर्स के साथ वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर को 20 पे सेट कर दिया। अच्छा जी अब जरा देखते हैं। ओके फाइन। अच्छा इसमें फ्लक्चुएशन रहती है, इससे परेशान मत होइएगा। अब हम जा रहे हैं, इन्होंने कहा टर्न ऑन द पावर सप्लाई एंड रिकॉर्ड द वोल्टेज ऑफ द सर्किट। पावर सप्लाई को ऑन करते हैं, इट्स 3 इसे होल्ड करवा देते हैं, 3.37 वोल्ट्स, 3.37 V for volts। पावर सप्लाई को ऑफ करते हैं, अनहोल्ड करते हैं, वापस से 0 हो जाएगा। पहला पार्ट हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे मुझे बोला जा रहा है चेंज द नंबर n of resistors between x and y and repeat A2 until you have 6 sets of readings for V and n include values of 1 or V in your table of results। टेबल बना लेते हैं। सीरियल नंबर n इज द नंबर ऑफ रजिस्टर, कितने रजिस्टर आपने सर्किट में यूज किए हैं, लिहाजा उसका कोई यूनिट नहीं बनेगा। V वोल्टेज इन वोल्ट्स, 1 ऑन वोल्टेज इनवर्स ऑफ वोल्टेज, उसका यूनिट बन जाएगा वोल्टेज इनवर्स। बस ये चीज आपको रिक्वायर्ड है। 1 2 3 4 5 and 6। इससे हमने टेबल बना लिया, 1 2 3 4 5 and 6, ये 6 सेट्स आ गए। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या करेंगे, पहली रीडिंग हम ऐसे ले लेते हैं बच्चों कि जाहिर सी बात है एक रजिस्टर तो मैं पहले सीरीज में ले चुका हूं इस सर्किट के अंदर, लिहाजा उसको अगर हम यहाँ पे दोबारा लेंगे तो ये रिपीट कहलाएगा। तो हम बेसिकली इसको रिपीट नहीं करेंगे, हम फर्स्ट रीडिंग N2 के साथ लेंगे। नाउ द N is 2 और अब इसका रीडिंग ले लेते हैं 2.71। क्लोज किया, इसे होल्ड किया, वोल्टेज इज 2.71। अच्छा अब N को चेंज करना है, इस वायर को उठा के 4 पे ले गया मैं, 1 2 3 4, N इज 4। अनहोल्ड किया मीटर को, वापस से एक नया रीडिंग लेते हैं 1.93।
होल्ड किया, पावर सप्लाई ऑफ किया, 4 पे 1.93 वोल्ट्स आ गया। अच्छा, अब एक रीडिंग 5 पे ले लेते हैं, अनहोल्ड किया, ऑन किया, होल्ड किया, क्लोज किया, 5 पे 1.74, अनहोल्ड किया, 6 पे ले लेते हैं, ऑन किया, 6 पे 1.55, होल्ड किया, पावर सप्लाई क्लोज किया, 6 पे 1.55। ओह, आई वाज थिंकिंग कि मेरे पास 11 रजिस्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रजिस्टर्स हैं। बहरहाल 1 2 3 4 5 6 पे रीडिंग आ चुकी है, एक 7 पे ले लेते हैं और फिर एक लास्ट 9 पे ले लेंगे ताकि हमारा रेंज कंप्लीट हो जाए। एक रीडिंग 7 पे ले लेते हैं। अब मैंने 7 रजिस्टर्स ले लिए हैं, इसे अनहोल्ड किया, 0 किया, ऑन किया, 1.40, टर्न ऑफ किया, 1.40 for the last reading, register all the 9 registers included, इसे अनहोल्ड किया, पावर सप्लाई ऑन किया, होल्ड किया, इसे बंद कर दिया। 9 पे रीडिंग है 1.17 वोल्ट्स। ऑब्जर्वेशन डन। बहुत आराम से देखिए ये तमाम डेटा हमने कलेक्ट कर लिया। वेरी सिंपल। नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, वी नीड टू जस्ट कैलकुलेट इनवर्स ऑफ वोल्ट्स। अच्छा, इस चीज को जरा समझ लीजिएगा, इनवर्स ऑफ वोल्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें किन चीजों का ख्याल रखना है। अच्छा जनाब, मैं आपको 1/V के बारे में ये बात बता रहा था किसी आपको। दिस इज योर रॉ डेटा। रॉ डेटा इज one that we obtain from an instrument by using any device or any piece of apparatus. So voltage का जो मैंने रीडिंग लिया, it is on second decimal place. इसकी वजह ये है कि मेरे पास मीटर का डिस्प्ले सेकंड डेसिमल था, लिहाजा ऑल द वैल्यूज हैव बीन टेकन अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस। अब ये तो मेरा रॉ डेटा हो गया, इट्स ए रॉ डेटा। अब देखिए, रॉ के बाद जब आप कैलकुलेटेड डेटा निकालेंगे तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कैलकुलेटेड डेटा पे जाएंगे तो इधर इक्वल और वन मोर एसएफ इज अलाउड, इक्वल और वन मोर इज अलाउड फॉर द कैलकुलेटेड डेटा। ये इक्वल और वन मोर किसकी बात हो रही है? आप सब जानते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हो रही है। सिग्निफिकेंट फिगर या इक्वल या वन मोर ये अलाउड है हमें। अच्छा, पूरे कॉलम में देखिएगा, पूरे कॉलम में वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, लिहाजा अब हमें इसका जो कैलकुलेटेड डेटा है उस पूरे के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे। तो इनवर्स ऑफ 2.71, 1 डिवाइड बाय 2.71, 1 डिवाइड बाय मुझे कैलकुलेटर चेंज करने की जरूरत है। जी जनाब, बात कर लेते हैं। मुझे इनवर्स चाहिए 2.71 का, सो 1 डिवाइडेड बाय 2.71 and the result is 0.369, 0.369, 0.369 मैंने रिकॉर्ड कर लिया। 1.93, 1 डिवाइडेड बाय 1.93, रिजल्ट इज 0.518, 0.518। इक्वल एसएफ पे ले जाते हैं, उसकी वजह यह है कि जब आपसे ग्राफ प्लॉट होगा तो वो 1/V के ऊपर ही होगा, लिहाजा बेहतर है कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास हो। 1.74, 1 डिवाइड बाय 1.74, द रिजल्ट इज 0.575, 0.575। See, there is a third decimal place which is the third significant figure। आप इसको राउंड ऑफ करने के लिए नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, अगर वो 5 से बड़ा है तो आप इसके अंदर +1 कर देंगे।
1 डिवाइड बाय 1.55, 0.645, 0.645, 1 डिवाइड बाय 1.4, 1 डिवाइड बाय 1.40, result is 0.714, 0.714, 1 divided by 1.17, 1 divided by 1.17, result is 0.855, 0.855। ये सारा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हमें जाना है इसका वही सारे क्वेश्चंस ग्राफ प्लॉटिंग की तरफ। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ 1 ऑन v y एक्सिस अगेंस्ट n ऑन x एक्सिस। n का वैल्यू मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 9 है x एक्सिस के ऊपर। एंड सबसे पहले द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ इज टू लेबल द एक्सिस n एंड दिस इज 1 ऑन v। सबसे पहले एक्सिस लेबल होते हैं। एक्सिस लेबल करने के बाद अब हमने देखना है कि 2 से लेके 9 तक जाना है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मजे से चले जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, ग्राफ प्लॉटिंग में बहुत सारी बातें पहले डिस्कस कर चुका हूँ, वापस एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि आप अगर एक्सेस को लेबल कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, तो आपको 3 बॉक्स मिनिमम अलाउड हैं कि जिस तक आप पहले को मार्क ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे को मार्क ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीसरे ब्लॉक को आपने लाजमी मार्क करना है। और मैं ये बोलता हूँ बच्चे को कि कोशिश करें कि तमाम ब्लॉक्स को ही मार्क कर दें। इस शक को ही दिमाग से निकाल दीजिए कि कहीं हमसे एरर ना हो जाए। तो हर एक ब्लॉक को मार्क कर दीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमने कर दिया। 1/v का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं। 1/v का मिनिमम वैल्यू है 0.369, 0.369 इसका मिनिमम वैल्यू, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है मेरे पास 0.855, 0.855 ये मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मेरे पास आ चुके हैं। अब इसकी मार्किंग कर लेते हैं। 0.35, 0.445, 5, 5, 6, 6, 5, 7, 7, 5, 8, 8, 5। बहुत मजे से मार्किंग हो रही है मेरी। 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.85, 0.90। उम्मीद है ये एक्सेस आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे बच्चों। एन की वैल्यूज देख लीजिए और 1/v के वैल्यूज देख लीजिए। हमें 855 तक जाना है। 855, 0.85 और 5 इसके बीच में यहाँ पे आ जाएगा 855। अच्छा, अब बिल्कुल वैसे ही आपको इसके मार्किंग प्लॉट कर लेने हैं। प्लॉटिंग के अंदर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या करना होगा। प्लॉटिंग कर लेंगे, बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करने के बाद, मार्किंग करने के बाद आपने उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। ग्रेडियंट के बाद आपको उसका वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है। क्योंकि हमारा ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, लिहाजा जो भी आपकी लाइन ड्रॉ होगी आप उसको एक्सिस पे एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद इसका वाई इंटरसेप्ट रीड नहीं करेंगे, डिटरमाइन नहीं करेंगे ग्राफ। यू नीड टू कैलकुलेट इट बाय यूजिंग द इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c इक्वल्स टू y माइनस mx। आप इसका वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। और थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि तमाम पॉइंट्स आपको बहुत क्लियर हैं। थोड़ी देर के लिए मैं कुछ इमेजिनरी वैल्यूज दे लेता हूँ। लेट सपोज 0.235 इज बेसिकली द ग्रेडियंट, और वाई इंटरसेप्ट अज्यूम कर लेते हैं 0.12। मैंने अपने तौर पे दो वैल्यू अज्यूम की। कैलकुलेट करने के बाद आप इसका एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। ये दो वैल्यूज मैंने अज्यूम कर ली, एक ग्रेडियंट एक वाई इंटरसेप्ट है। सिर्फ इक्वेशन सॉल्विंग के लिए इस पार्ट को मैंने लिया। अब इक्वेशन मुझे बोलता है 1 on v इक्वल्स टू n r1 ओवर e r2 प्लस 1 on a। ये इक्वेशन जो होता है दिस इज y इक्वल्स टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमने y एक्सिस के ऊपर 1 upon v को ही प्लॉट किया। बिल्कुल ऐसा ही है, y एक्सिस पे हमारे पास 1 upon v ही प्लॉटेड है। अब इसका मतलब ये y है। अब ये जो दो टर्म है
n r1 on e r2 प्लस 1 on e। इनमें से कोई एक टर्म बच्चों mx होगा, कोई एक टर्म इसमें से c होगा। अब mx वाली टर्म को पहचानने के लिए मैं क्या करूंगा, आई नीड टू चेक व्हाट आई हैव प्लॉटेड ऑन x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर आई हैव प्लॉटेड n, तो मैंने क्योंकि n को x एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है, लिहाजा इनमें से जो टर्म n रखती है वही वाली mx होगी। n r1 on e r2, इसका मतलब ये वाला जो टर्म है हमारा ये mx टर्म है और ये c है, लिहाजा m टाइम x इज इक्वल्स टू r1 on e r2 टाइम्स n। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली ये किया कि mx को ब्रेक कर लिया। हम जानते हैं x एक्सिस के ऊपर n प्लॉटेड है, मैंने उसे अलग कर दिया, तो जो रेस्ट पार्ट होगा ग्रेडियंट दिस इज r1 ओवर e r2। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर मुझे इस पार्ट में r1 और r2 का रेशियो रिक्वायर्ड है, लेकिन इस r1 और r2 के रेशियो के लिए मेरे पास तो यहाँ पे e आ रहा है। इसका मतलब पहले मुझे e कैलकुलेट कर लेना है। इधर देखिए 1 on e इक्वल्स टू c, तो मैंने देखा 1 on e इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट को वैल्यू मेरे पास मौजूद है, y इंटरसेप्ट इज 0.12, तो इज एज इट इज 0.12, 1 अपॉन e इक्वल्स टू 0.12 मैंने इसे मार्क किया। e हो जाएगा हमारे पास e इक्वल्स टू 1 on 0.12, e इज 1 divided by 0.12, so the result is 8.33, e का वैल्यू 8.33। तो क्वेश्चन ये है कि what e is, basically e is the EMF, e is the EMF of the battery, EMF of the battery, EMF is voltage, और चाहे तो आप इसको इक्वेशन से कंफर्म कर सकते हैं। ये आपके पास बेटा y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट पे जो वैल्यू है वो 1 अपॉन v है, 1 अपॉन v का यूनिट है v इनवर्स। अब ये है v इनवर्स, लिहाजा इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ v इनवर्स को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ये v बन जाएगा 8.33 v, 8.83 v। इसका हमने यूनिट निकाल लिया, क्योंकि आपसे बोलते हैं कि इंक्लूड एप्रोप्रिएट यूनिट वेयर पॉसिबल, तो हमने इसका भी निकाल लिया। R अपॉन R2 हम जानते हैं कि R1 भी रजिस्टर है, R2 भी रजिस्टर है, ओम अपॉन ओम का आंसर क्लियर हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं बनना चाहिए R1 अपॉन R2 का। लिहाजा अब देखिए R1 अपॉन R2 E के साथ है, R1 ओवर R2, अगर मैं इसके E को, दिस इज होल इक्वल्स टू ग्रेडियंट, मेरे पास ग्रेडियंट का वैल्यू मौजूद है विच इज 0.235, मेरे पास शीट नंबर 4 पे मौजूद है 0.235। मैंने इसको कंपेयर किया 0.235 से। अच्छा, E मेरे पास एक नोन वैल्यू है 8.33, लिहाजा E विल बी मल्टीप्लाइड विद 0.235 एंड विल गेट R1 और R2 0.235 टाइम्स 8.33, the result is 1.96, 1.96। इस तरह से आपने देखा कि ये पूरी वर्किंग कंप्लीट हो गई है, पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान सा था, तमाम चीजें आपके सामने हैं, एंड आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और मजीद चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।